हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद वह चीज़ है जो लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करे। यूसेफ मैत्सिनी, यह कौन थे? यह इटली के क्रांतिकारी थे। यह जूसेफ मैत्सिनी की एक पिक्चर है। इन्होंने यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के कारण इटली में एकता की भावना को बल मिला। यह राजतंत्र को बहुत बड़े यह राजतंत्र के बहुत बड़े विरोधी थे, यानी ये राजतंत्र को नहीं मानते थे। अब आ जाते हैं गैरिनवाल्डी पर। यह गैरिनवाल्डी की पिक्चर है। यह कौन थे? यह इटली के महान क्रांतिकारी थे और जूसेफ मैत्सिनी के सहयोगी भी थे, यानी इन्होंने जूसेफ मैत्सिनी के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। इन्होंने लाल कुर्ती नामक की सेना तैयार की। इसी सेना की मदद से इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। ऑस्ट्रिया यानी ना कि ऑस्ट्रेलिया को। तो आइए हम मैप में देखते हैं। ऑस्ट्रिया 10 नंबर पर, ये रहा ऑस्ट्रिया, जर्मनी के बिल्कुल नीचे। इन्होंने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मुख्य शब्दों और उनके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुलीनबर्ग। कुलीनबर्ग कौन थे? यह जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। यह पैसे और जमीन से परिपूर्ण थे, यानी यह धनी लोग थे जिनको कुलीनबर्ग कहा जाता है। निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का अर्थ है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, यानी पाबंदी ना हो, कोई भी शक्ति की कोई पाबंदी ना हो उस पर, यह निरंकुश कहलाता है। यूकर्ष एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, यानी इसमें सिर्फ बड़े लोग ही शामिल थे जो जमीन और धन से परिपूर्ण थे। जनमत संग्रह, इसका अर्थ है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी जैसे क्लास में ले लेते हैं हम, जैसे कि मॉनिटर को, जैसे टीचर एक मॉनिटर को जैसे टीचर एक बच्चे को मॉनिटर के लिए खड़ा करता है और वह बच्चों से पूछता है कि इस मॉनिटर के लिए कौन कौन सहमत है, वो हाथ ऊपर करें। तो जो जो सहमत होता है वो अपना हाथ ऊपर करता है, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसे ही मॉनिटर बनाया जाता है। अब आ जाता है रूढ़िवाद पर। रूढ़िवाद का अर्थ है एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यानी यह पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था पर चलता था। जैसे पहले के समय में आज भी लोग कुछ मानते हैं, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट देती है, तो लोग उसी को मान लेते हैं कि ये अपशगुन मान लेते हैं, उसी को रूढ़िवादी कहते हैं। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी पहले था राष्ट्रवाद, लेकिन बाद में आया कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी लोग जिसे चुनेंगे उसका ही शासन होगा। इसी दौरान नई स्तुतियां रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान किया गया, और ये सब राष्ट्र को नाम पर हुआ। एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, यानी ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना छोटा ना बड़ा, और सभी जातियां समान रहेंगी और सभी को
बराबर का अधिकार होगा। इसके लिए कानून बनाए गए। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्रों और शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। यानी अब कोई जन्म लेने के बाद उसको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया है। सामंती व्यवस्था का अर्थ है मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा, यानी जो इंग्लैंड और यूरोप में प्रथा चलती थी उसे ही सामंती व्यवस्था कहते हैं, उसे खत्म किया गया। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यानी कोई भी कारीगर अब संघों में नहीं रहेंगे, यानी एकजुट नहीं रहेंगे। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, यानी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, संचार व्यवस्था यानी फोन या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान खबर कैसे जल्दी जल्दी पहुंचाए, उस पर सुधार किया गया। अब आ जाते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। ये तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। यानी यह पहले राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। यानी पूर्वी और मध्य यूरोप, अब इनको मैप में देख लेते हैं। यह पूर्वी यूरोप और यह है मध्य यूरोप। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, यानी विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जैसे कि काले, गोरे, मतलब सभी प्रकार के लोग रहते थे। इनमें कोई भेदभाव नहीं था। हंगरी में आधे लोग मेयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग अलग अलग बोलियां बोलियों का इस्तेमाल करते थे। यानी हंगरी में ही लोग मेयार मेगियार भाषा बोलते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग पोलिश भाषा को बोलते थे। यानी गालिशिया एक जगह का नाम है जिसमें जो कुलीनबर्ग यानी अमीर लोग थे वो सिर्फ पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे। कुलीनवर्ग वर्सेस नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीनबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी यह कुलीनबर्ग सबसे सबसे शक्तिशाली वर्ग था। इस वर्ग के लोग ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा बोलते थे। यानी जो जमींदार थे वह उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा बोलते थे। इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में संबंध स्थापित करते थे। नया मध्य वर्ग, अभी हमने जो बात करी थी वो कुलीन वर्ग के बारे में बात करी थी, ये वाली। अब आए थे हम मध्य वर्ग के बारे में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुई, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप नया वर्ग आया, श्रमिक वर्ग, यानी जो श्रम करते थे, यानी काम करते थे। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों के से बना वर्ग है। उदारवादी राष्ट्रवाद,
उदारवाद यानी लिबरलिज्म। शब्द यह शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ादी। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी। यानी जो मध्य वर्ग के लोग थे, उनको उनका उदारवाद से मतलब था कि व्यक्ति को आज़ादी। सबका अलग-अलग मतलब हो सकता है। और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कानून के समक्ष सबको बराबर मानते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति पर जोर देती है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हुईं। रूढ़िवाद लोगों का कहना राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, चर्च, सामाजिक ऊंच-नीच, संपत्ति परिवार को बनाए रखना चाहिए। रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। प्रतिनिधियों ने 1815 की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्वे राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं में सत्ता में लाया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारी ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्ययन लॉर्ड फिलिप था जिसका अध्यक्ष लॉर्ड फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस भीगता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं है। कला, काव्य, कहानियों से किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूख, कठिनाइयाँ और जनविद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन रोजगार के अवसर कम थे। यानी नौकरी ढूंढने वाले लोग ज्यादा होते गए और नौकरी और अवसर कम होते गए। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने लगे, यानी महंगाई बढ़ने लगी। किसी वर्ष फसल खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल गई। फसल खराब होने के कारण लोग गरीब हो गए।
1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तभी उन्हीं के समान बड़े पढ़े लिखे मध्य वर्ग की भी एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1948 में हुई घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और उन्हें एक गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी थी। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकारी राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव में के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। यानी इन्होंने इन्हें महिलाओं को असेंबली के चुनाव से अलग रखा गया। इनको चुनाव में भागीदारी नहीं मिली। जर्मनी और इटली का निर्माण। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी का इस्तेमाल किया। राष्ट्रवादी भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रुशिया राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया है। इटली। जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंड था। लंबा इतिहास था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाके पर पोप का शासक था। दक्षिण क्षेत्र स्पेन के पूर्वा राजाओं के अधीन थे। 1830 के दशक में एक जोसेफ मैत्सिनी ने एकीकरण इतालवी गणराज्य एक व्यवस्थित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। सैनिकों के अलावा जोसेफ मैरीबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। ब्रिटेन की अजीब दास्तां। कुछ विद्वानों ने अजीब तर्क दिए। ब्रिटेन में राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल-पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। संसद के माध्यम से एक राज्य एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। 1707 में 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना तो सरल होता है दोस्तों, लेकिन एक राष्ट्र को कैसे चेहरा दें। 19वीं सदी में 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया, अर्थात उन्होंने एक देश को ऐसे चित्र किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र का नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। यानी राष्ट्र को एक नारी के वेश में प्रस्तुत किया जाता था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। उनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि
जनता को एकता के राष्ट्र के प्रतीक की याद आती रहे। यानी मारियन की प्रतिमाएं हर चौराहे पर लगाई गई। मारियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की जाती थी। इस तरह जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत वाटकन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थीं। वाटकन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकरण यानी तीव्र विकास, आधुनिकरण का मतलब है तीव्र विकास और आंतरिक सुधार करके मजबूत बनने का प्रयास किया, लेकिन इसमें इसको बहुत कम सफलता मिली। बाल्कन राज्य एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे। हर एक राज्य यह चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका उसके कब्जे में हो। यानी हर राजा चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका एरिया उसके साम्राज्य में आ जाए। साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरह साम्राज्यवाद हर तरह साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। यह सभी विचार समाजों और समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया।